हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जील अहमद और आज हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हमने ग्रेविटेशन के 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 5 लेक्चर थ्योरेटिकल थे और छठा लेक्चर उसका न्यूमेरिकल्स का था और ये 7वां लेक्चर है और आखिरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी अच्छा हाँ, उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और हमें ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब की लिंक्स यहाँ पर गिवन है। प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए ताकि इस लेक्चर की और आने वाले सारे लेक्चर्स की नोट्स आपको मिल सके। ठीक है, चलिए बगैर किसी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता। प्यास काफ़ी लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला न्यूमेरिकल है अपने पास में। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t एंड प्रूव दैट if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be √8 टाइम्स ऑफ t। देखो भाई हमने इसके पहले जो है थ्योरी के लेक्चर में देखे थे कि जो केपलर्स का जो थर्ड लॉ है अपने पास में, डेट इज लॉज ऑफ एरियाज। तो केपलर्स का थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज टी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब सन के एंड अर्थ के बीच में, मतलब प्लेनेट के और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्यूब में होता है। तो ये था अपना केपलर्स का थर्ड लॉ, इसको हम लॉज ऑफ एरियाज भी बोलते। और यहाँ से हमने देखे थे कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक कांस्टेंट के आता है, डेट इज आर क्यूब। और अगर मैं कांस्टेंट के की वैल्यू निकालता हूँ तो के इट इज इक्वल टू होता है बेटा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये था अपने पास में केपलर्स का थर्ड लॉ। तो हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी से यहाँ पर एज्यूम किए थे और डिस्टेंस आर से हमने यहाँ पर एज्यूम किए थे। अभी अपने को प्रूफ करने के लिए बोला। अच्छा, गिवन कंडीशन ये, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार बी टी। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डेट इज टी एंड रेडियस जो है वो आर है और ये अपने पास में ऑर्बिट है। ये पहली केस का कि भाई जो डिस्टेंस है यहाँ पर प्लैनेट एंड सन का, डेट इज ये आर, और जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो हमने यहाँ से टी से अज्यूम किए थे। तो अभी सेकंड कंडीशन में प्रूफ ये करना है कि जो प्लैनेट है उसका ऑर्बिट हमने थोड़ा सा चेंज कर दिए, वो 2r पर ले लिए। ठीक है, मतलब सन एंड प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, डेट इज ये डिस्टेंस, ये कितना हो गया अब? ये 2r हो गया। एंड टाइम पीरियड अपने को प्रूफ करना है कि भाई टाइम पीरियड उसका √8 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। तो ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा अपने पास में, डिस्टेंस फ्रॉम सन वो आर, पहली केस में, जो पहली केस थी अपने पास में, एंड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी। अब न्यू डिस्टेंस आ गया अपने पास में 2r। ठीक है, इसका डबल हो गया। एंड फाइंड आउट करना है अपने को टी एन, ये एन बेस में होना चाहिए। फाइंड आउट करना है अपने को टी एन। फाइंड आउट बोले, प्रूफ करना है कि भाई टी एन इट इज इक्वल टू √8 टाइम्स ऑफ टी। ये अपने को प्रूफ करके लाना है। तो फॉर्मूला केपलर्स का थर्ड लॉ में जैसा मैंने आपको बताया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। केस 1 देखेंगे और केस 2 देखेंगे। केस 1 में क्या है अपने पास में कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब टाइम टी एज इट इज है, आर डिस्टेंस एज इट इज है, तो केपलर्स का थर्ड लॉ डायरेक्ट अपने पास में के इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एंड केस 2 में टी की जगह पर बेटा टी एन हमने कर दिए, नया टाइम, एंड आर की जगह पर नया डिस्टेंस हो गया अपने पास में, डेट इज 2r। तो r की जगह पर यहाँ पर क्या है? 2r, और उसका क्यूब था और यहाँ पर स्क्वायर था, इट इज इक्वल टू के। तो ये के की सेकंड इक्वेशन अपने पास में टी एन स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा कि इक्वेशन, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता। ये 2 का क्यूब हो गया बेटा 8 एंड r का भी क्यूब, तो r क्यूब, तो टी एन स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब इट इज इक्वल टू के। तो के की अपने पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, दोनों इक्वेशन के है भाई, दोनों इक्वेशन के है, तो मैं इक्वेट कर सकता दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब राइट हैंड साइड इनका के इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड, डेट इज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब,
एंड टी एन स्क्वायर अपॉन 8 आर क्यूब ये भी इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने इसको इक्वल लिखे। ठीक है भाई, यहाँ का आर क्यूब और इस साइड का आर क्यूब कैंसिल हो गया। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, टी एन फाइंड आउट करना है। तो इसको एज इट इज रखेंगे और इस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये चल जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 8, जैसा कि यहाँ पर। तो टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर। टी एन चाहिए बेटा, तो स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा उस साइड तो वो चल जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा बेटा यहाँ पर रूट। तो पूरे टर्म पर जो है 8 टी स्क्वायर पर रूट हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर का स्क्वायर एंड उसका रूट ये कैंसल, और अंडर रूट ऑफ 8 एज इट इज यहाँ पर रहेगा और रूट के बाहर जाएगा टी। तो यही अपने को प्रूफ करना था कि नया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज टी एन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 टी इस तरीके से होगा। तो न्यूमेरिकल बड़ा आसान था, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलो सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। ठीक है, यहाँ पर दो प्लेनेट है, हमने सपोज की दैट इज प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी, जैसा का यहाँ पर फिगर में दिखाया गया। तो क्या बोला, द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट ए, मतलब प्लेनेट ए का रेडियस जिसको हमने आर ए सपोज किया बेटा, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट हाफ ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। प्लेनेट बी का रेडियस आर बी, तो आर ए इक्वल है बोलते हाफ ऑफ आर बी। प्लेनेट बी का हाफ है, जो रेडियस ऑफ प्लेनेट ए है वो हाफ है रेडियस ऑफ प्लेनेट बी का। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली। इफ द मास ऑफ प्लेनेट इज एम ए, ठीक है, यहाँ पर एम ए प्लेनेट ए का मास, एंड व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, प्लेनेट बी का मास जो है एम बी, ये अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। ये चीज यहाँ पर अपने को गिवन है कि जीबी जो है मतलब ग्रेविटी प्लेनेट बी के लिए जो ग्रेविटी दिया वो हाफ दिया प्लेनेट ए की ग्रेविटी से। तो मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट बी है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए, ये अपने को गिवन है। कैसा करेंगे भाई, देखो थोड़ा सा इसके पहले हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल देखे थे कि रेडियस ऑफ प्लेनेट ए आर ए अपने को दिया भाई वो है हाफ ऑफ आर बी। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आर बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो आर ए अपॉन आर बी इट इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली जीबी भी अपने पास में गिवन है, हाँ जीबी अपने पास में गिवन है दैट इज हाफ ऑफ जी ए ग्रेविटी मतलब। तो जी रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर जी ए को इधर शिफ्ट करूंगा बेटा तो आया डिवीजन में, तो जीबी अपॉन जी ए इट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फाइंड आउट करना है अपने को मास ऑफ प्लेनेट बी दैट इज एम बी, अपने को फाइंड आउट करना था क्वेश्चन से। तो कैसा करेंगे, अपने पास में फॉर्मूला है ग्रेविटी का जी इट इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी जो है यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। दो कंडीशन है इसलिए दो कंडीशन के लिए दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर प्लेनेट ए के लिए जी ए इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ए के लिए था तो यहाँ पर एम ए और आर ए, जी ए नहीं बेटा क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन के लिए फॉर प्लेनेट बी के लिए यहाँ पर जी बी इट इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसके पहले हमने ऐसे किए थे कि डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय 1 से, या 1 को आप करो 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन 2 को भाई डिवाइड किए किससे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 दैट इज जी बी, इसको हमने डिवाइड किया इक्वेशन 1 से दैट इज जी ए से। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड के साथ में डिवाइड होगा। तो इसका राइट हैंड साइड ये है, इसका राइट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो जी बी अपॉन जी ए इट इज इक्वल टू, इधर डिवाइडिंग का बार ना डालते हुए यहाँ पर हमने सिंबल डाले। ठीक है भाई, किस तरीके से डिवाइड हुआ ये क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में ये इस तरीके से था। अब इस सिंबल को चेंज किया हमने दैट इज प्रोडक्ट में, तो ये इनवर्स हो जाते हैं भाई यहाँ की टर्म। तो ये आर ए स्क्वायर ऊपर चले गया अपॉन जी एम ए। ठीक है भाई, जी जी यहाँ पर कैंसल। अब क्या बचा, मास को एक साइड में ले लेते, एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। तो इसको मैं होल्ड स्क्वायर कर सकता, दोनों का स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो ये मैं होल्ड स्क्वायर कर सकता जैसे कि यहाँ पर हमने करे। ठीक है, तो आर ए अपॉन आर बी बेटा अपने पास में क्या था, आर ए अपॉन आर बी हाफ था अपने पास में, देखो हाफ, आर ए अपॉन आर बी अपने पास में हाफ था। तो यहाँ पर आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू रखे हाफ।
और जीबी अपॉन जीए की वैल्यू थी अपने पास में, जीबी अपॉन जीए की वैल्यू वो भी हाफ थी, तो वो भी यहाँ पर हाफ पुट की है। अपने को क्या निकालना है भाई, अपने को यहाँ पर निकालना है मास ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें, हाफ एज इट इज रखे, इट इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा यहाँ पर, यहाँ से, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। शिफ्टिंग करें 2 को बेटा इधर प्रोडक्ट में भेजे डिवीजन में, तो ये हो गया 4 अपॉन 2, यहाँ पर कैंसिल हुआ, डेट इज 2 अपॉन 1। तो एम बी अपॉन एम ए इट इज इक्वल टू क्या निकालना था, एम बी निकालना था, एम बी एज इट इज, एम ए को बेटा यहाँ पर शिफ्ट किए, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एम ए, इक्वेशन को फ्लिप किए, तो एम बी इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए, द मास ऑफ बी इज ट्वाइस मास ऑफ ए। तो इस तरीके से था, आई होप क्लियर होगा न्यूमेरिकल। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल्स में अपने को जो रिलेशन दिया उस हिसाब से बेटा अपने को फॉर्मूले इस्तेमाल करना रहता है। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का मास दिया एंड वेट दिया, तो हमने उसको ये अर्थ और ये अर्थ की ग्रेविटी जीई and mass of object me 5 kg, weight on object we 49 न्यूटन। what will be their values on moon। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसी वैल्यूज को मून पर क्या होंगी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून ये फाइंड आउट करना है, एंड वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन मून ये फाइंड आउट करना है। assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth। हम जानते हैं कि ग्रेविटी ऑफ मून डेट इज जी एम इट इज इक्वल टू वो होती 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये चीज हमें पता है। अच्छा, हम यहाँ से ग्रेविटी ऑफ मून भी बेटा निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ये स्टैंडर्ड भी है, जी एम इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई, तो जी एम इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई कितना है भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 से डिवाइड करने के बाद जीएम आ जाएगा बेटा अपने पास में, ग्रेविटी ऑन मून इट इज इक्वल टू डेट इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक से हम एक बार कैलकुलेट कर लेते, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे ख्याल से यही। तो ग्रेविटी ऑन मून 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, तो फिलहाल अपने को निकालना क्या है कि मास ऑब्जेक्ट का मून पर क्या रहेगा, वेट ऑब्जेक्ट का मून पर क्या रहेगा। हम जानते हैं कि मास जो है वो हर प्लेनेट पर सेम होता है, चाहे आप मून पर जाए या फिर कहीं पर भी जाए, कोई भी प्लेनेट पर जाए तो मास चेंज नहीं होता, कम या चेंज नहीं होती, मास एज इट इज रहेगा। तो जितना मास अर्थ पर 5 kg है उतना ही मास मून पर भी बेटा 5 kg ही होगा, ये निकल के अपना मास, पहली चीज। दूसरी चीज वेट ऑन मून, बिल्कुल वेट चेंज होगा क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी कुछ और रहेंगी एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मून की ग्रेविटी ऑफ मून अभी हमने निकाले, दैट इज 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। तो चलिए निकालते हैं, तो कैसा सॉल्व करेंगे इसको, देखो भाई एक मेथड तो ये है अपने पास में कि गिवन है अपने पास में मास ऑफ अर्थ 5 kg, वेट ऑन अर्थ दैट इज 49 न्यूटन, एंड जीएम जो है ग्रेविटी ऑफ मून इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जीई, तो जी अपॉन में 6 इसको लिख सकता हूँ जीएम की वैल्यू। अपने निकालना है, फाइंड आउट करना है मास ऑन मून एंड वेट ऑन मून, ये दो चीजें। तो वेट का एक ही फॉर्मूला बेटा अपने पास में, या फोर्स का फॉर्मूला बोलो या वेट का फॉर्मूला बोलो, दोनों एक ही चीज है। फोर्स का एक फॉर्मूला है अपने पास में, दैट इज फोर्स इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक और फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, और एफ इज नथिंग बट वेट, ये हमने ऑलरेडी देख चुके। सॉल्यूशन में मास रिमेन्स सेम, तो मून पर भी जो मास रहेगा भाई वो 5 kg ही रहेगा, मास वहां पर चेंज नहीं होगा, हाँ वेट भले ही चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए मास, ये पहली चीज अपनी फाइंड आउट हो गई। अब वेट ऑन मून अपने को निकालना है, तो पहली इक्वेशन अपनी वेट ऑन अर्थ इट इज इक्वल टू फॉर्मूले की एम इंटू जी, ये अर्थ पर, और दूसरी इक्वेशन वेट ऑन मून डब्ल्यू एम इट इज इक्वल टू मास चेंज होगा एम इंटू जी एम, ये इक्वेशन 1 एंड 2 दो इक्वेशन मिल गए। अगेन सेम चीज, इक्वेशन डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय 1 से,
तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा। तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, डेट इज डब्ल्यू एम को डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ई, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ये है इक्वेशन 2 का m इंटू जी एम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडिंग का सिंबल डाले हमने, m इंटू जी ई, इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो gm की वैल्यू बेटा अपने पास में है, gm की वैल्यू क्या है, जी ई अपॉन 6। तो gm की वैल्यू यहाँ पर रखा मैंने जी ई अपॉन 6, डिवाइड का सिंबल एज इट इज और बाकी इक्वेशन एज इट इज। ठीक है भाई, इस डिवाइड के सिंबल को हमने कन्वर्ट किए प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होने के बाद में ये हो गया 1 अपॉन m इंटू जी ई, यहाँ से जी ई कैंसल एम एम कैंसल, तो बचा क्या अपने पास में डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 1/6। अपने को डब्ल्यू ई निकालना है बेटा, इसको मैंने इस साइड में शिफ्ट किया, तो ये हो गया प्रोडक्ट में, और ये हो गया डब्ल्यू अपॉन 6। तो सॉरी अपने को निकालना क्या, डब्ल्यू एम वेट ऑन मून निकालना है, वेट ऑन मून निकालना है। तो वेट ऑन मून एज इट इज हमने रखे और डब्ल्यू ई को इस साइड शिफ्ट किए, तो ये हो गया डब्ल्यू ई अपॉन 6। और डब्ल्यू ई वेट ऑन मून अपने पास में था, डेट इज 49 अपॉन 6। तो वेट ऑन मून हो गया बेटा अपने पास में, डेट इज 8.166 न्यूटन डिवाइड करने के बाद, या फिर अप्रोक्सीमेटली 8.17 न्यूटन। तो फाइनली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 5 kg, सेम रहेगा। वेट कितना हो गया भाई उसका, 8.17 न्यूटन। पहले वेट कितना था अपने पास में अर्थ पर, 49 न्यूटन, और मून पर वेट कितना हो गया 8.17 मतलब वेट कम हुआ क्योंकि ग्रेविटी मून की कम है, इसलिए वहां पर वेट भी कम रहेगा। तो आई होप न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से क्लियर है। अच्छा एक चीज, इसको दूसरा मेथड भी बेटा सॉल्व करने का, दूसरा मेथड ये है अपने पास में, क्योंकि हमने देखो दूसरा मेथड सिंपल सा, अगर हम वेट ऑन मून कैलकुलेट करते हैं तो वेट ऑन मून इट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो वेट ऑन मून इट इज इक्वल टू मास कितना है बेटा, मून पर मास तो 5 kg रहेगा ऑब्जेक्ट का, इनटू ग्रेविटी ऑन मून हमने अभी निकाले, डेट इज 1.63। तो ये कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा ठीक है, हम इसको अभी चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर, फाइव इंटू 1.63, तो ये हो गया 8.15, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, सॉरी यहाँ का ये निकल गया, मैं फिर से। तो वेट ऑन मून इट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून इट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.63, इट इज इक्वल टू 8.15 अप्रोक्सीमेट वेट ऑन मून। मेरे ख्याल से ये काफ़ी आसान है और यही आप लोगों को पसंद आएगा, न्यूटन। ठीक है, आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा न्यूमेरिकल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, मून पर एस्केप वेलोसिटी अपने को निकालना है। वेयर द मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज गिवन। ठीक है, मास भी गिवन है मून का, रेडियस भी गिवन है। स्टैंडर्ड है, अगर गिवन नहीं है तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा अपने पास में है, हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी वी स्केप इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g r होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला जैसा हमने बनाए थे, वी स्केप इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g m अपॉन r। यही था ना, हाँ 2 g m अपॉन r, एक ये फॉर्मूला अपने पास में था। तो एक तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, या फिर हम सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों फॉर्मूले से देख लेंगे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 14 पर है भाई। गिवन है अपने पास में मास ऑफ मून m एंड रेडियस ऑफ मून ये गिवन है। वी स्केप escape velocity ऑन मून, मतलब मून की ग्रेविटी से, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करना है तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसा कि हमने देखे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर हमें बाहर जो है ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है तो उसके लिए अपने को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की escape velocity की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजने के लिए। तो यहाँ पर मून पर वही escape velocity कितनी होगी ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में v escape इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, जैसे कि हमने देखे थे एक फॉर्मूला ये भी है। तो v escape इज इक्वल टू 2 तो किसके बाप का नहीं है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर इनटू मास ऑफ मून जो गिवन है 7.34 into 10 raised to the power 22 होल डिवाइडेड बाय अपॉन रेडियस ऑफ मून दैट इज 1.74 into 10 raised to the power 6। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो कैसा होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो 2 से 6.67 को मल्टीप्लाई किए एंड 7.34 को भी मल्टीप्लाई किए तो ये अपने पास में इतना आंसर आया मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करना। एंड 10 रेज टू द पावर माइनस 11 एज इट इज, 10 रेज टू द पावर 22 एज इट इज, अपॉन में बेटा टर्म एज इट इज। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर पावर 10 रेज टू द पावर 6 और इसमें के 6 गए तो यहाँ पर कितने बचे 22 में 6 डेट इज 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 10 रेज टू द पावर 16। अगेन बेटा बेस सेम, पावरों का एडिशन, तो 10 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा ये -11 प्लस 16, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, तो ये 10 रेज टू पावर 5 कैसा आया, आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर होगा। और बाकी तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है और यहाँ पर ये भी एज इट इज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब ये हो गया अपना। अब देखो बेटा इसको डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आया 5.63 एंड 10 रेज़ टू पावर 6 एज इट इज। अब 5.63 ये परफेक्ट रूट से कैसा बाहर आएगा, रूट से हम इसको कैसा निकालेंगे तो अगर नहीं आता तो आप अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकते। देखो कैसा यहाँ पर समझो थोड़ा सा, अंडर इसको छोड़ो, फिलहाल इसको तो छोड़ो। जैसा ये अंडर रूट ऑफ 6 10 रेज़ टू पावर 6 है तो ये बाहर निकल के 10 क्यूब आया। कैसा आया हमने लास्ट लेक्चर में ये देखे थे, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। सॉरी, देखो अंडर रूट ऑफ 4 ये किसकी वैल्यू होती है, ये 2 की वैल्यू होती है। एंड इसके बाद में अंडर रूट ऑफ 9 ये किसकी होती है बेटा, ये 3 की होती है। अब ये 2 और 3 के बीच में इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखो आप अंडर रूट ऑफ 4 के बाद अंडर रूट ऑफ 5 आता, फिर अंडर रूट ऑफ 6 आता और ये अंडर रूट ऑफ 5 के करीब करीब है, मतलब ये 4 के करीब करीब है, मतलब 2 के करीब करीब इसका आंसर आने वाला है। जैसा कि ये रूट से बाहर 2 के करीब करीब निकला देखो। अब 0.63 आप अप्रोक्सीमेट इसको हाफ भी निकाल सकते हैं। जैसा यहाँ पर अगर मैं 2.5 भी अगर इसको निकालता तो चलता था, या फिर हमने यहाँ पर कितना निकाले 2.37 या अप्रोक्सीमेटली 4 या फिर 2.5 भी हम इसको निकाल सकते थे। तो रूट से अप्रोक्सीमेट किस तरीके से बाहर निकालना, जैसा मैंने आपको बताया ये मेथड को यूज करके आप रूट से अप्रोक्सीमेट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलेगा, मार्क्स नहीं कटते। तो ये कितना है बाहर रूट से, डेट इज 2.37 ये और अंडर रूट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 6 बाहर कैसा निकलता बेटा, ये जैसा हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, ये होता 10 रेज़ टू पावर 6 को मैं लिख सकता 10 क्यूब होल्ड स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसल तो बचता क्या अपने पास में 10 क्यूब। ठीक है, ये हो गया 10 क्यूब का मतलब बेटा होता के किलो, 1000 का मतलब किलो होता है ना यूनिट में। तो हमने इसको क्या किए 10 क्यूब की जगह पर के डाले और मीटर पर सेकंड ये एज इट इज। तो ये हो गया इसके वेलोसिटी फॉर मून 2.37, मतलब मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाना है तो उसके लिए अपने को 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करना होगा। आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से सॉल्व है। यहाँ पर वी स्केप का फॉर्मूला पुट किए और यहाँ पर वैल्यूज पुट किए और उसको डायरेक्ट 2.37 किलोमीटर पर सेकंड इस तरीके से लिखा गया।
ये स्टैंडर्ड भी है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, वी स्केप फॉर मून दैट इज 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो आई होप न्यूमेरिकल ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब एक दूसरा फॉर्मूले से इसको करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से इसको देखते हैं हम। सेकंड मेथड क्या है बेटा इसकी, जैसा अपने को मालूम है कि वी स्केप का एक फॉर्मूला है अपने पास में, अंडर रूट ऑफ 2 GR, ये एक फॉर्मूला है। तो इट इज इक्वल टू, टू तो किसके बाप का नहीं है, टू एज इट इज। जी यहाँ पर बेटा ग्रेविटी ऑफ मून हमें रखना पड़ेगा, और हमने अभी देखिए कि ग्रेविटी ऑफ मून क्या होता है, डेट इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने रखी ग्रेविटी की वैल्यू 1.63 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपने पास में कितना है भाई, डेट इज रेडियस ऑफ अर्थ दिया, सॉरी मून, रेडियस ऑफ मून दिया 1.74 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। इस तरीके। अब देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 1.63 इंटू 1.74 इंटू 10⁻⁶, फिलहाल 10⁻⁶, तो रूट से क्या बाहर निकलेगा ये हमें पता है, डेट इज 10 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी टर्म रूट में, ये तो रूट से मैंने बाहर निकाल लिया, अब रूट में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा अपने को देखो। तो अभी हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। का है कैलकुलेटर अपना, ये 1.63 इंटू 1.74 इंटू 2, इट इज इक्वल टू कितना है भाई, क्या है अपने पास में, 5.67। 5.67, जैसा कि ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पर थी। तो मेरे ख्याल से आपको भी सेकंड मेथड पसंद आएगा, लेकिन कोई मसला नहीं। और ये चीज मैंने आपको अभी सिखाया कि रूट से कैसा बाहर निकलता, तो रूट से अप्रोक्सीमेट बाहर निकला था 3.4, और इंटू, सॉरी 2.4 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को हम लिख सकते किलो, और ये हो गया मीटर पर सेकंड, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमने सेकंड मेथड से किए, और मेरे ख्याल से आपको ये वाला मेथड ही पसंद आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, जो एक्सरसाइज पर पांचवा न्यूमेरिकल है, पांच का एफ। द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर, ठीक है, ये अर्थ का मास है, ये मून का मास है, रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस भी दिया। साथ ही साथ कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में निकालना है। कांस्टेंट है, आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करके बताना है। मेरे ख्याल से ये इतने आसान न्यूमेरिकल्स है ना सबके सब, इसमें आपको बस कांस्टेंट वैल्यूज को तो याद रखना ही है, रटना ही है अपने को। इससे आप कांस्टेंट वैल्यूज भी अगर आप याद रखते हैं, तो बाकी बचे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट अगर आपका थोड़ा सा मिस भी होता है ना, तो उस पर न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास में फॉर्मूला है भाई, फोर्स का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। गिवन डेटा जो है, लिखेंगे पहले रेडियस। देखो यहाँ पर रेडियस अपने को यहाँ पर 1 किलोमीटर में दिया, हाँ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा मीटर में। किलो मतलब 10⁻³ तो ये याद रखना। तो रेडियस दिया अपने को 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किए, किलो को हमने किए 10⁻³ फिर अगेन बेटा बेस सेम, पावर ऑफ एडिशन, तो 5 + 3 हो जाएगा 8, तो 10⁻8 मीटर हो गया। m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ मून, एंड साथ ही साथ अपने को दिया बेटा ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट याद रखना है, और उनके बीच का डिस्टेंस अपने को गिवन है। रेडियस नहीं हो, सॉरी डिस्टेंस था वो, आर जो है ना, और डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, तो डिस्टेंस था, सॉरी।
तो सारी वैल्यूज अपने को गिवन है, वैल्यूज को पुट किए यहाँ पर, फॉर्मूला अपने पास में, वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करने के बाद अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई। तो ये तो हो गया अपना जी, ये हो गई जी की वैल्यू, ये हो गई रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ, सॉरी, ये हो गया मास ऑफ मून, एंड ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सारे स्टैंडर्ड है। चलो, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो 10 रेज़ टू द पावर वाली टर्म है उनको अलग करेंगे और बाकी नंबर्स को अलग करेंगे। तो 6.67 इंटू 10 इंटू 6 यहाँ पर आ गया, और इंटू 7.4 ये भी यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है। अब बचा ऊपर क्या, 10 रेज़ टू द पावर -11, और ऊपर बचा अपने को 10 रेज़ टू द पावर 22 बराबर है। अब नीचे देखो बेटा, ये 10 रेज, हाँ, एंड 10 रेज़ टू द पावर 24, ये ऊपर बचा, नीचे क्या हो गया, 3.84 का स्क्वायर है, तो वो हो गया 14.74, एंड 10 रेज़ टू द पावर 8 का स्क्वायर है, तो ये हो गया बेटा 10 रेज़ टू द पावर 16। ये कैसा होता पता है ना, 10 रेज़ टू द पावर 8 का स्क्वायर है बेटा। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस अगेन इसमें जो अपने को पता होना चाहिए कि a रेज़ टू द पावर m एंड होल रेज़ टू द पावर n, इट इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा बेटा 10 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 2, तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 16। इस तरीके से ये आता भाई। चलो, आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 10 रेज़ टू द पावर वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे और जो बाकी नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 का मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास में ये आ गया 297.48। इसको 300 भी हम अप्रोक्सीमेटली कर सकते, ठीक है, जैसा कि आगे किया गया। अब इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 है एज इट इज, 10 रेज़ टू द पावर 24 है एज इट इज, 10 रेज़ टू द पावर 22 है एज इट इज। अगेन बेटा ये डिनोमिनेटर में था, हमने ये चीज ऑलरेडी सीख ली है, तो ये जब न्यूमरेटर में ऊपर जाता है तो ये पावर क्या हो जाती है, माइनस, 10 रेज़ टू द पावर -16। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व किए, कैसा, जैसा सारे बेस सेम है, इसका भी 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 बेस सेम है, तो पावर की क्या हो जाएंगी, एडिशन। तो -11 प्लस 24 प्लस 22 और ये -16, तो इसको जोड़ने के बाद घटाने के बाद अपने को आएगा डेट इज 19। तो 10 रेज़ टू द पावर 19, पावर में 19, बेस तो 10 है इनका। चलो भाई, नीचे कितना था, नीचे था 14.74, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट बनाया डेट इज 15। ठीक है भाई, और इसको अप्रोक्सीमेट हमने बनाए 300, तो 15 को 300 से कैंसिल किए डेट इज 20, और 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कितना है भाई, 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 न्यूटन। अगेन यहाँ पर अब 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 कैसा हुआ, देखो, ये है 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 न्यूटन था। आप इतना भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और याद रखने के लिए परफेक्टली देखो भाई, अभी पॉइंट इसका यहाँ पर है, इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, उसका पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर मैं पॉइंट एक बार पीछे लेके जा रहा हूँ, मैंने 2 बनाया ना इसको, देखो यहाँ पर हमने इसको 2 बनाया, अगर मैंने पॉइंट एक बार पीछे गया तो इसका मतलब हमने उसको 10 से डिवाइड दिए, इसका मतलब हमने उसको 10 से डिवाइड दे दिए। जब 10 से डिवाइड दिए तो इसको फिर अपने को, जब हमने 10 से इसको डिवाइड दिए, एक मिनट, ये हमने ऑलरेडी सीखे थे। हाँ, जब हमने इसको 10 पॉइंट एक बार पीछे लेके गए, मतलब 10 से डिवाइड दिए, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 से यहाँ डिवाइड हो गया बेटा, ऐसा नहीं कि आपने इसके डिवीजन में 10 डाल दिए। पॉइंट एक बार पीछे लेने के बाद, एक बार लो, दो बार लो, तीन बार लो, अगर एक बार लेते तो 10 से डिवाइड हो चुका, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर 10 नहीं आएगा। तो जब 10 से डिवाइड हो चुका तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई भी किए, 10 से मल्टीप्लाई किए मतलब 10 रेज़ टू द पावर 1। अगेन बेस सेम, पावरों का एडिशन, 19 प्लस 1 दैट इज 20, तो 10 रेज़ टू द पावर 20, तो ये हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 न्यूटन। तो आई होप क्लियर होगा अच्छी तरीके से, पूरी कोशिश की है समझाने की। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। The gravitational force of attraction between Earth and Moon is 2 into 10 raised to the power 20 न्यूटन। ये स्टैंडर्ड भी है, इसको आप याद भी रख सकते। ओहो क्या सीन है, क्या सीन है। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये पांचवा कैसा है, अभी तो हमने पांचवा किए थे, छठा होना चाहिए ये, सर ये न्यूमेरिकल नंबर 6 होना चाहिए। चलिए, क्या है, द मास ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, ये तो पता है अपने को। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, ठीक है।
इतना डिस्टेंस दिया भाई अपने को। और इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दिया मतलब इस 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन हमें निकालना है। मतलब अननोन यहाँ पर बस बेटा चेंज कर दिया। देखिए रेडियस दिया अपने पास में, रेडियस सॉरी डिस्टेंस दिया अपने पास में प्लेनेट एंड सन का, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मास दिया बेटा ऑब्जेक्ट का, दैट इज मास ऑफ अर्थ, ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट है। एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स इतना दिया भाई। टू फाइंड मास ऑफ द सन, सन का मास निकालना है अपने को। अगेन फॉर्मूला एक ही है, फोर्स इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर बस बेटा क्या है, ये अपना मास ऑफ अर्थ हम यूज करते, और मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो सन है अपने पास में एम टू, ये अपने पास में अननोन है। तो अननोन चेंज हुआ, ये तो गिवन है, अगर ये भी गिवन नहीं रहता था, ये भी गिवन नहीं रहता था, फिर कैलकुलेट नहीं होता था, इसलिए फोर्स अपने पास में गिवन है। तो M2 अपने को निकालना है, M2 को बेटा एज इट इज रखे, बाकी इक्वेशन को शिफ्ट किए। देखो M1 M2 निकालना है ना, देखो M2 एज इट इज रखे, या इस साइड में भी रोक के बाद में फ्लिप किए। तो M2 एज इट इज, M1 प्रोडक्ट में इधर आने के बाद में डिवीजन में, ये हो गया इधर डिवीजन में M1, R2 इधर डिवीजन में इधर जाने के बाद में ये हो गया, सॉरी R स्क्वायर डिवीजन में इधर आने के बाद में हो गया प्रोडक्ट में, और G इधर का है में प्रोडक्ट में इधर आने के बाद में हो गया डिवीजन में। तो ये अपना फॉर्मूला, जैसा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो वैल्यूज को पुट करना है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। M2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सन हम निकाल रहे, वैल्यूज पुट किए, ये फॉर्मूला। फोर्स गिवन था, डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ये भी गिवन है, ये तो किसके बाप का नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी। एंड मास ऑफ अर्थ, ये भी किसके बाप का नहीं है, 6 इंटू 10⁻24। चलो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वही चीज, 10⁻⁴ वालों को हम अलग लेंगे और नंबर्स को हम अलग लेंगे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व किए, तो ब्रैकेट कैसा सॉल्व हुआ भाई, 3.5 एज इट इज, ये 10⁻22 को थोड़ा सा साइड में रखे। सबसे पहले देखो ब्रैकेट कैसा, पहले तो ये 1.5 का स्क्वायर है, तो 1.5 का भी स्क्वायर, तो ये हो गया 2.25, ठीक है। और फिर 10⁻11 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻22, कैसा होता है अभी हमने देखे। उसके बाद ये 10⁻22 यहाँ पर एज इट इज, ऊपर की टर्म न्यूमरेटर की सॉल्व हो गई, डिनोमिनेटर की 6.67 एज इट इज, यहाँ पर 6 भी एज इट इज, और 10⁻⁴ को 11, ये भी एज इट, -11 एज इट इज, एंड 10⁻24 ये भी एज इट इज, ठीक है। चलो अब नीचे क्या हुआ, बेस सेम, पावर का एडिशन, तो 10⁻11 10⁻24, तो 10⁻11 प्लस 24 ये हो गया 13, और ऊपर बेस सेम एडिशन 22 इंटू 22, सॉरी 22 प्लस 22 ये हो गया 24, पावर का एडिशन। चलो क्लियर है भाई यहाँ तक, थोड़ा सा कचरा गाड़ी हटाएंगे, ठीक है। अब 10⁻13, अच्छा ठीक है, अभी कैंसिल नहीं किए, थोड़ा सा और सॉल्व किए। यहाँ नीचे का देख लो, ये हो गया 3.4 इंटू 2.25, तो 7.875, एंड 6.67 इंटू 6 ये हो गया 40.2, ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया। चलो आगे, अब बेटा पॉइंट पीछे लिए, अगेन जैसे इसको 4 बनाए ना, और 2 को भी निग्लेक्ट कर दिया, पॉइंट पीछे लिए। तो पॉइंट पीछे लिए, इसका मतलब हमने क्या किया उसको, हमने क्या किया उसको 10 से डिवाइड लिए, एक बार पीछे लिए तो 10 से उसको डिवाइड किए, जब 10 से डिवाइड किए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बेस सेम, फिर से बेटा पावरों का एडिशन, तो ये हो गया 10⁻14 नीचे, और 4.02, 0.02 को बेटा यहाँ पर निग्लेक्ट कर दिए, वहां पर उसको हमने 4 अज्यूम किए, ठीक है चलेगा इतना। तो बाकी टर्म तो एज इट इज है, अब यहाँ पर हम कैंसल आउट कर सकते। अच्छा देखो पहले इसको डिवाइड, सॉरी इसको पहले डिवाइड कर लिए 4 से, जैसा कि यहाँ पर 4 से डिवाइड होने के बाद में क्या आया भाई आंसर अपने पास में 1.96, और यहाँ पर अब ये 10⁻14 और ऊपर के 14 निकले, तो यहाँ पर कितने बचे 13, तो 1.96 इंटू 10⁻30 के जी मास था भाई, ये मास था M2, मास ऑफ सन हमने निकाले।
ये है अपना सन, मास ऑफ सन, तो डेट इज 1.96 इंटू 10⁻30 kg, या फिर इसको आप अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻30 kg भी लिख सकते हो। तो न्यूमेरिकल कैसे लगे, लेक्चर कैसा लगा, जरूर बताना। ओहो चलो, तो न्यूमेरिकल्स अपने सारे खत्म हो गए, ग्रेविटेशन के सारे हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए, पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हो, कोशिश किया हो कि हर चीज़, हर टॉपिक बेसिक से लेकर डीपली जो है नॉलेज के साथ में मैंने यहाँ पर चैप्टर को सिखाया। तो बेटा इन सारी चीज़ों को काफ़ी मेहनत लगती है बनाने के लिए, यूट्यूब पर नया है, नया हो अभी, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और इस फैमिली को, यूट्यूब की फैमिली को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। इसके बाद जो है अपना लेक्चर नंबर, सॉरी लेक्चर नहीं, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हम स्टार्ट करेंगे, या हो सकता मैं हीट भी स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे हीट स्टार्ट करना है, तो अगर मैंने वहाँ पर और यहाँ पर साथ में ले लिया तो काफ़ी आसानी होगी मेरे लिए भी। पीपीटीज भी रिड्यूस करना है उसके सारे के सारे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।